बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ बीट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फवाज़ ज़ैदी। शो की मुस्तकिल मेज़बान पारस जहाज़ेब छुट्टियों पर हैं, इसीलिए शो की मेज़बानी मेरे ज़िम्मे है। नाज़रीन, T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का धुआंधार सफ़र भी जारी है। पाकिस्तान ने इस वर्ल्ड कप में इंतहाई कामयाब, जारहाना और फातिहाना आगाज़ किया है। इंडिया को शिकस्त दी है, न्यूजीलैंड को शिकस्त दी है और अब अफगानिस्तान से भी पाकिस्तान का मैच चल रहा है। पहले ही मैच में मौका करने वालों का गुरूर खाक में मिलाया और दूसरे मैच में सिक्योरिटी का बहाना बनाकर पाकिस्तान से भाग जाने वालों की सिक्योरिटी का मसला भी हल कर दिया है। और आज पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान से हमारा मुकाबला जारी है और उम्मीद है कि आज भी इंशाअल्लाह ताला फतह पाकिस्तान का मुकद्दर बनेगी। आज के शो में टीम पाकिस्तान की तारीखी परफॉर्मेंस जो उसकी तरफ से मुसलसल जारी है उस पर भी बात करेंगे। और आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की भी अहम मीटिंग हुई है जिसमें यह फैसला किया गया है कि रियासत की रिट हर सूरत कायम की जाएगी और किसी को भी आवाम की जान माल और कारोबार में रुकावट बनने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। इसके अलावा आवाम का सबसे बड़ा मसला महंगाई इस हुकूमत के लिए मुसलसल दर्द सर बनी हुई है और इसमें कमी के बजाय हर हफ्ते ही इजाफा हो रहा है। इन तमाम इशूज़ पर आज के शो में बात करेंगे। हमारे साथ पहले हिस्से में मौजूद हैं तहरीक इंसाफ से शौकत बसरा साहब और मुस्लिम लीग नून से अली गौहर बलोच साहब। और शो का जो दूसरा हिस्सा होगा उसमें हम पाकिस्तानी क्रिकेट पर बात करेंगे और साबिक चेयरमैन PCB खालिद महमूद साहब हमें ज्वाइन करेंगे और कौमी टीम की साबिक टेस्ट क्रिकेटर बतूल फातिमा भी हमारे साथ मौजूद होंगी। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे एक ब्रेक के बाद। तो प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। शौकत बसरा साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई है जिसमें रियासत की रिट हर हाल में कायम करने का अज़म दोहराया गया है। बसरा साहब, हुकूमत के पास क्या स्ट्रैटेजी है इस बहरान को हल करने की? सर, पहली और आखिरी स्ट्रैटेजी, पहली और आखिरी प्लानिंग, डायलॉग, मुज़ाकरात के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, ये हुकूमत जो होती है उसका अवलिन फर्ज जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करना है। उसके लिए 2 महीने से इनको एंगेज किया हुआ है, डायलॉग कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है कि देखिए, जो रियासत होती है ना, रियासत का काम हर किसी की हिफाजत करना है। अगर आप रियासत को नाकाम डिक्लेयर करवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे तो हुकूमत के पास या रियासत के पास क्या ऑप्शन बचेगा? हमने अभी देखिए कि जो एहतजाज करना, जलसा करें, जुलूस करें, लॉन्ग मार्च करें, धरना दें, किसी को कोई इसमें अमर माने नहीं है। ये इनका हक है। अगर वो समझते हैं कि हुकूमत कुछ गलत कर रही है तो वो, लेकिन वो पुरअमन होना चाहिए। अभी आप देख लीजिए कि अभी आप सिर्फ देखिए कि कल से लेकर आज तक सिपाहियों को गोलियों से भून दिया गया है, इमलाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसके बावजूद चूंकि ये हमारे अपने लोग हैं, अगर इनके अंदर कोई ऐसे लोग हैं जो उनको उकसा रहे हैं तो हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि मामला फ़हम व तफ़हीम के जरिए, डायलॉग के जरिए आपने कि मामला इफ़हाम व तफ़हीम से हल किया जाए। शौकत भाई, और आपने भी 3 दफ़ा जिक्र किया कि डायलॉग ही हमारी स्ट्रेटजी है हुकूमत की। लेकिन आपको याद दिला दूं कि आपकी जमात के अरकान के बयानात में तज़ाद फिर क्यों होता है? फैसल वावडा एक तरफ है, वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म को मुआहदे का इल्म ही नहीं था। शेख रशीद साहब कहते हैं कि वज़ीर आज़म को इल्म था। वो ये भी कहते हैं कि मुज़ाकरात होंगे, लेकिन फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि नहीं होंगे। क्या इसी तज़ाद को ख़त्म करने के लिए वज़ीर आज़म ने कौम से खिताब का फैसला करके इबहम दूर करने का फैसला किया है? सर देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारी जान, माल, औलाद सब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान। इस दुनिया, ये जो दुनिया का वजूद है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से, हमारा ये ईमान का हिस्सा है। तो मुझे बताइए, इसमें तो कतई दो राय नहीं है। अच्छा, अब आपने कहा इबहम की बात। देखिए, जाहिर है कहीं ना कहीं अगर किसी दोस्त से ऐसी बात कर रही है जिससे कोई कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है तो जाहिर है आपको हक, सवाल करने का हक है। लेकिन मैं फिर आपको कह रहा हूं, तो वो मेरा दोस्त जिसने ये बात की है वही इसकी वजाहत पेश कर सकता है, या उसने किस कॉन्टेक्स्ट में बात की है, किस सिनेरियो में बात की है, उसका जवाब दे सकता है। अब हुकूमत की जो स्ट्रेटेजी है, मैं फिर आपको यही कह रहा हूं, वजीर आजम साहब का, हमारी हुकूमत का, इवन लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज का यही एक नुक्ता नजर है कि हमें तमाम चीजों को बैठ के डायलॉग के जरिए हल करना है। क्योंकि मैं फिर आपको कहूं कि जिस नुक्ते पे वो बाहर आए हुए हैं, मुझे आप बताइए, क्या हम ये ग्रेडेशन कर सकते हैं
कि कोई कितना बड़ा मुसलमान है, कोई कम है, कोई छोटा है। नहीं, हम बिल्कुल सब नहीं लोग कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। डायलॉग ही अगर आपने करने हैं शौकत बसरा साहब, तो ये फैसला आपने बहुत देर से नहीं किया। पूरे मुल्क में 2 हफ्तों से रास्ते बंद हैं, अवाम बुरी तरह ख्वार हो चुके हैं, अपने शहरों में महसूर होकर रह गए हैं। हुकूमत हमेशा से देर कर देता हूं मैं कि पॉलिसी पर क्यों चल रही है, फैसला साजी का फुकदान क्यों है? नहीं प्यारे भाई, मैं आपको दोबारा फिर वजाहत पेश कर देता हूँ। 2 महीने से, ये तो आज सड़कों पर आए हैं ना, 2 महीने सड़कों पे आने से पहले इनके साथ मुज़ाकरात जारी हैं, डायलॉग जारी हैं। लेकिन वो एक ही बात है, मैं ना मानूं। फिर हमने कहा ठीक है, अगर आप एहतजाज करना चाहते हैं तो पुरअमन एहतजाज कीजिए। हमने, आपको याद होगा कि जब अपोजिशन सड़कों पर आई थी, हमने तो फैसिलिटेट किया था, हमने उनको खाने मुहैया किए थे, हमने उनको, आपको याद है कि सर्दी में बारिश हो गई, हम लोगों ने खैमे प्रोवाइड किए, उनको हर तरह का सिक्योरिटी फराहम की। लेकिन यहाँ पर अगर आप रियासत को नुकसान पहुंचाएंगे और दुनिया के अंदर ये मैसेज देंगे कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता ये हिफाजत नहीं कर सकता अपनी आवाम की, तो मुझे बताइए कि पहले ही हमारे दुश्मन बगले बजाते फिर रहे हैं, पाटप की आपके ऊपर तलवार लटक रही है। इसके बावजूद मैं फिर कहूं, उनसे मेरी गुजारिश है, अगर उनके कुछ लोग हमारी बात सुन रहे हैं, हमारी हुकूमत भी बार बार उनको कह रही है, हमारे स्पोक्स पर्सन भी कह रहे हैं, जो दोस्त भी आया है मीडिया पे यही बात कही है कि आप अपने घरों को वापस चले जाएं, अपने घरों को वापस चले। तो हम इंशाल्लाह जो आपके मुतालबात, जायज मुतालबात हैं, वो हमेशा हुकूमतें मानती है और हुकूमतों का फर्ज होता है। चलिए जी, पॉइंट ऑफ व्यू आपका आ गया। आप कह रहे हैं कि इफ़हाम व तफ़हीम से ये मामलात हल किए जाएंगे। शौकत बसरा साहब, आपका नुक्ता आ गया। अली गौहर बलोच साहब, आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास हो चुका है और अब वज़ीर आज़म कौम से खिताब में तमाम मामलात रखेंगे। आप समझते हैं कि हुकूमती शख्सियात की जानिब से दिए जाने वाले जो मुतज़ाद बयानात हैं, इसकी वजह से वज़ीर आज़म ने खुद फैसला किया है कि वो हक़ाइक़ कौम के सामने रखें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें फ़ाद, ये एक बड़ा ही मतलब है कि एक मज़ाक़ा ख़ेज़ बात है कि जो हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म हैं और वज़ीर दाखिला हैं शेख रशीद साहब, मतलब है कि जब 2013 के बाद हमारी गवर्नमेंट थी और उसमें ये सारा सिलसिला मतलब है शुरू हुआ था और ये धरने शुरू हुए थे और तहरीक लबैक का प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, तो उस वक्त तो ये उनके मतलब है कि जलसों में और धरनों में बैठकर, और शाह महमूद कुरैशी साहब की तस्वीरें आज भी रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है, ये तो नारे लगाया करते थे और ये उनको शह दिया करते थे। हत्ता कि शेख रशीद साहब ने तो बिल्कुल ही तमाम जो हदें थीं एहतराम की, अखलाक की, वो भी फलांग दी और ये कहा कि इस मुल्क में आग लगा दूँगा, पार्लियामेंट को आग लगा दूंगा, मुल्क को जला दूंगा। मतलब ये वो सारे नारे जो हैं आज भी पाकिस्तान की आवाम के कानों में गूंजते हैं, जो शेख रशीद साहब स्टेज पर इस मुल्क में खुदा न खास्ता आग लगाने के लिए लगाया करते थे। फिर आपको पता है कि जब इमरान खान नियाज़ी साहब ने धरने दिए, कर रहे हैं, तो ये आज का मेरा ख्याल है कि उनको एहसास हो गया होगा जिस तरह का रवैया उनकी जानिब से रखा गया है, चूँकि अब वो हुकूमत में हैं। लेकिन आप लोगों की जानिब से क्या रवैया इख्तियार किया जाएगा? देखें, आप देख लें कि हम तो किसी धरने में जाकर नहीं बैठे, हमने कोई जलाओ घराओ की बात नहीं की, बल्कि पूरी मुतहदा अपोजिशन की तरफ से हुकूमत को एक अच्छा मैसेज दिया गया है कि मतलब है कि हमने कोई वो काम नहीं किया कि जिसको ये क्रिटिसाइज़ कर सकें कि जिससे ये मतलब है कि इनके लिए लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो। इमरान खान तो कहते थे कि पुरअमन एहतजाज करना हर पार्टी का और हर मकतबा फ़िक्र के लोगों का जो है वो जमहूरी और आइनी हक़ है और यकीनी तौर पर आइनी हक़ है। ख़ुद तो मौसूफ़ आपको पता है कि रेड जोन में जाकर बैठे थे और ये कहते थे कि लॉकडाउन कर दूँगा, इस्लामाबाद बंद कर दूँगा, लाहौर, कराची, फैसलाबाद बंद कर दूँगा। आज मकाफ़ात अमल है कि वो चीज़ें ख़ुद इनके सामने आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें देखें, एक तरफ बिल्कुल हम कहते हैं कि जो हमारे पुलिस एहलकार हैं उनके ऊपर हमला ना किया जाए, अगर उनकी जो शहादतें हुई हैं मतलब है कि वो भी एक काबिल अफसोस बात है। लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी तरफ से भी बहुत कुछ वायरल हुआ है जिसमें उनके लोगों को गोलियां लगती हुई और वो ज़ख्मी होते हुए, और वो क्लेम कर रहे हैं कि हमारे भी काफ़ी लोग शहीद हो चुके हैं। तो ये हुकूमत की कोई नेग्लिजेंस है कि ये देखें इस मामले को ये प्रॉपर तरीके के साथ हैंडल नहीं कर सके। इस मामले को इनको चाहिए था कि उसको देखना भी है ना कि सर बहुत सी चीज़ें फेक भी हैं, उसको देखना होगा कि वो आज की हैं या पुरानी हैं, उसको तो अभी देखना है सर, उसको सोशल मीडिया की अगर आप बात कर रहे हैं तो।
जी जी बिल्कुल। देखें ना, हमारे पास तो एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर तो उनकी एक्टिविटीज़ के ऊपर पाबंदी लगाई गई है, दिखाया नहीं जा रहा, और लेकिन जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर चीज़ें आ रही हैं। तो बहरहाल जब हुकूमत का रवैया ये होगा, आपको याद है कि हमारे मुल्क में जब भी कोई ना कोई मजहबी इशू छोटा मोटा बना, हम तो खुद उसके विक्टिम हैं। आपको पता है कि जवेद लतीफ़ साहब के ऊपर जिम्मेदारी से रिपोर्टिंग कर रहा है, ऐसा ना कहें कि उनके ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग कर रहे हैं सर। नहीं, अब कल पेमरा की तरफ से खबर आई थी हमारे, खुद मेरे टॉक शोज में था, तो उन्होंने बाकायदा कैटेगोरिकली कहा था कि पेमरा की तरफ से कोई लेटर आया, और शायद वो सोशल मीडिया पर भी आया। सर वो हर कलअदम तंजीम के हवाले से, मेरी गुजारिश मेरी गुजारिश जरा मुकम्मल हो लेने। क्या होगा सर, आपका क्या होगा? देखें, मेरी गुजारिश करने का मकसद ये है कि जो सूरत हाल उस वक्त, आपको याद है कि जब ख़त्म नबूवत पर मतलब है कि वो असम्बली में एक लेजिस्लेशन थी, आपको पता है कि जवेद लतीफ़ साहब के ऊपर कातलाना हमला किया गया। आपको पता है कि उस वक्त एहसन इकबाल साहब को गोली लग गई थी और उनको एक तकरीब के अंदर फायर मार दिया गया था। उस वक्त के वज़ीर दाखिला जो थे वो मतलब है कि उनको मुस्ताफ़ी होना पड़ गया था। लेकिन गुजारिश करने का मकसद है कि आज इनके वज़रा के अपने बयानात में तदाद है। एक वज़ीर कुछ कहता है, दूसरा वज़ीर कहता है कि ये वज़ीर आज़म को इस मुआहदे का पता ही नहीं है। इनके आपस में कोई कहता है कि मतलब है कि डायलॉग करना है, कोई कहता है कि आनी हाथों के साथ निपटना है। अब इनके साथ कोई डायलॉग नहीं होगा। ये तो उसके बारे में मैंने शौकत बसरा साहब से भी पूछा। मुझे आप ये बताएं सर कि हुकूमत ने मजबूरन मामलात आर्टिकल 145 के तहत पंजाब रेंजर्स के हवाले कर दिए और पुलिस रेंजर्स के मातहत काम करेगी। मौजूदा हुकूमत पुलिस रिफॉर्म्स भी नहीं कर सकी, लेकिन क्या आप इससे बरी ज़िम्मा है सर? आपने भी तो 10 साल में पंजाब में हुकूमत की है। पंजाब पुलिस को इस काबिल नहीं कर सके आप कि वो ऐसी सूरत हाल को सूबे में संभाल सके? नहीं, हमने तो बिल्कुल जिस वक्त जब हमारे टाइम में ये सारा सिलसिला हुआ, जिस वक्त आपको पता है कि बड़े स्पॉन्सर्ड किस्म के धरने हुआ करते थे और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल, और जिस तरह से पेशावर की तरफ से केपी की तरफ से वज़ीर आला केपीके के जो थे वो पुलिस फोर्स के ज़रिए हमला किया करते थे, साथ लेकर इस्लामाबाद के ऊपर और लॉकडाउन किया करते थे। हमने तो उस वक्त भी तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा किया था। हमने तो उस वक्त भी इनको 126 दिन के धरने की इजाज़त दी थी, और ये ना सिर्फ रेड जोन बल्कि डी चौक के ऊपर आपको पता है कि वो धरना दिया गया था। लेकिन आज इस हुकूमत में और इनके वज़रा में बर्दाश्त नहीं है। इनके वज़रा को अपने काम के अलावा हर काम करना आता है। इनको मुज़ाद बयानात देने आते हैं, इनको लाइन में खड़े होकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को गालियां देना आती हैं, इनको ऑपोजिशन को विक्टिमाइज करना आता है। अगर नहीं आता तो इनको अपना काम करना नहीं आता। तो मैं समझता हूं कि इन हालात में साहब अली गौर बलोच साहब कह रहे हैं कि आप ऑपोजिशन को विक्टिमाइज करते हैं। इन तमाम हालात में हमें याद है कि जब आर्मी पब्लिक का सानिया हुआ था तो मियां नवाज शरीफ ने भी बात की थी, तमाम अपोजिशन जमातों से बात की थी, फिर उसके बाद एक स्टैंड लिया था। इसी तरह अगर स्वात ऑपरेशन की बात की जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी तमाम जमातों से बात की थी। तो आप इस वक्त अपोजिशन जमातों से बात करेंगे इतने अहम इशूज़ के ऊपर, उनसे राय लेंगे ताकि कोई मुश्तरका राय बन पाए? और इसके साथ साथ अगर आप अपोजिशन जमातों से बात नहीं करते तो फिर क्या सोलो फ्लाइट लेने का इरादा है आपका, शौकत बसरा साहब? पहली मेरी गुजारिश सुन लें कि ये पाकिस्तान की कौमी सलामती का मसला है, इंतहाई संजीदा और हसास इशू है। बिल्कुल ठीक। ये पाकिस्तान के इमेज का सवाल है, पाकिस्तानी कौम का सवाल है। तो मैं बलोच साहब जितनी भी सियासी गुफ्तगू करें, जितनी भी पॉइंट स्कोरिंग करें, मैं कोई सियासी बात नहीं करूंगा, वरना कहने को मेरे पास बहुत कुछ है। जो 4 बारियां लेने जब इन्होंने ली और क्या क्या इन लोगों ने किया, किस तरह चीजों को मिसहैंडल किया, मैं नहीं अपने वो बात करना नहीं चाहता। मैं सिर्फ फोकस रखना चाहता हूँ कि मैं फिर अर्ज करूं कि ये हमारे जो लोग सड़कों पर हैं ये हमारे ही भाई हैं। जो पुलिस की वर्दी पहन के फिर रहे हैं, जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं, वो कौन है? वो भी हमारे बेटे और हमारे भाई हैं। अगर हमने एक दूसरे को सामने करके खून खराबा करना है और उससे कोई मकसद हासिल करना है तो ये कतई नहीं होना चाहिए। मैं बलोच साहब की और पूरी अपोजिशन को गुजारिश करूंगा कि इस तरह की गुफ्तगू करने से कुछ फायदा हासिल नहीं होगा। आप मुझे बताइए, अगर आप हुकूमत में होते, और मुझे अभी तक याद है कि जब वो धरना आपने बात करी थी, वो धरना पुरअमन धरना था, उसके ऊपर आंसू गैस पता नहीं क्या क्या आपने टॉर्चर किया, किन लोगों को जख्मी किया, मैं एक अलग बहस है। और ये लोग क्या कर रहे हैं? 4 लोगों को अभी तक शहीद कर चुके हैं, 90 लोगों से ऊपर लोग शदीद जख्मी हैं।
बसों को जला दिया गया। मुझे बताइए, अगर ये हुकूमत में होते तो ये क्या करते? और अगर ये भी हुकूमत में होते तो हम भी हर तरह का तावन करते। अभी भी ये हुकूमत में रह चुके हैं ना, तो आप इनसे कोई मशवरा तो कर सकते हैं। ये हो सकता है आपको कोई अच्छा मशवरा दे दें बसरा साहब। गुजारिश इसके ऊपर हमारी ये जो कमेटीज है हाउस की, उसके ऊपर बात हो चुकी है। ये छठा एहतजाज है इनका मेरे भाई, और छठे एहतजाज में जो भी एहतजाज हुआ है पुरतशद्दुद हुआ है, पहले से ज्यादा हुआ है। इस वक्त मैं हारूनाबाद में मौजूद हूं, अपने हल्के में, जिला बहावल नगर में। आप देखिए 99.9% लोग तहरीके लब्बैक के बड़े पुरअमन लोग हैं, लेकिन क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ये है कि आप लोगों को गोलियों से भून दो, आप इमलाक को बर्बाद कर दो, आप जलाओ करो, गिराव करो? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो नहीं, बिल्कुल ऐसी तालीमात नहीं है। लेकिन आप लोगों का रोल क्या है सर, मुझे ये बताएं। उस्मान बुज़दार ऐसे मौके पर कहाँ गायब हो जाते हैं? ना वज़ीर आला पंजाब दिखाई दे रहे हैं, ना वज़ीर दाखिला पंजाब कहीं नज़र आते हैं। बस थोड़ी देर के लिए मुज़ाकरात में सामने नज़र आते हैं और फिर वो गायब हो जाते हैं। तो क्या आपने कुल्ली तौर पर यह मामला विफाक के हवाले कर दिया है सर? सब लोग ऑन बोर्ड हैं। आज भी वज़ीर आला ने एड क्लब में अपनी मीटिंग की है। अमन और अमान के हवाले से तमाम जो स्टेक होल्डर्स इस मीटिंग में शामिल थे, हम उस पे एक लम्हे पे नजर रखे हुए हैं। वफाक हो, सूबा हो, हमारे सलामती के इदारे हों, तमाम ऑन बोर्ड हैं। ये बात आप ज़हन में रखें। और उसमें हम कर क्या रहे हैं? अभी तक आप देखें कि इतना कुछ होने के बावजूद हुकूमत सब्र का पैमाना लबरेज नहीं कर रही, और ना ही हमने आखिरी वक्त तक करना है। और अभी आप देखिए ना, आपने कहा क्या कर रहे हैं जी। वफाक में जब पंजाब ने रिक्वेस्ट की, वफाक को जो रेंजर्स आई है वो पंजाब हुकूमत के कहने पर आई है। वो क्यों आई है? वो पुलिस को फैसिलिटेट करने के लिए आई है, वो पुलिस को मदद फराहम करने के लिए आई है। और अगली बात, वो भी जो आई है उसका काम भी कोई इनके साथ लड़ना भिड़ना नहीं है, इनको शेल्टर फराहम करना है। इनको इनके, क्योंकि उसकी वजह क्या है, इन जलसे जुलूसों में जो शरपसंद कुछ लोग आ जाते हैं, जो मौके से फायदा उठाते हैं। आप देखिए कि आपके इर्द गिर्द क्या माहौल है। आपका दुश्मन अभी जो से दुनिया के अंदर, आप अफगानिस्तान बलूचिस्तान में देख लें, कहाँ उन लोगों ने शरारत नहीं की है। तो मेरी गुजारिश ये है, लब्बैक के जितने लोग सड़कों पर हैं, आप एहतजाज करें, लेकिन खुदारा अपने इर्द गिर्द नजर रखें, अपने दरमियान नजर रखें कि वो कौन लोग हैं जो अपने भाइयों को गोलियां मार रहे हैं। सही, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है। शौकत बसर साहब, आप कह रहे हैं कि एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन एहतजाज की आड़ में किसी किस्म की कोई आप ऐसा काम ना करें कि जिससे न सिर्फ मुल्क को नुकसान हो बल्कि आवाम को भी नुकसान हो। अली गौर बोलो साहब, एक और बड़ा अहम मसला है जो हमेशा इस किस्म के एहतजाज में देखने में आता है कि सड़कें बंद हो जाती हैं, आमदोरफ्त मुअत्तल हो जाती है, और ऐसी सूरत हाल में जो सबसे ज़्यादा मुतासर होता है वो आम आदमी है। ये सब आपके दौर में हुकूमत में भी होता रहा है। क्या हुकूमतों के पास यही हल रह गया है कि बस रास्ते बंद कर दें और आम आदमी जाने और उसका काम जाने? सर देखिए, गुजारिश ये है कि जहाँ तक रास्ते हैं, मैं तो समझता हूँ कि हुकूमत ने खंदके खोद के खुद आवाम के रास्ते बंद कर दिए हैं। कभी पता चलता है किसी शहर में खंदक खोद दी गई है, पता चलता है कि कभी किसी शहर को बंद कर दिया जाता है। तो इससे पहले अभी तो मतलब है कि उनका जुलूस रास्ते में, आपने कंटेनर देखें, अभी जुलूस गुजरांवाला में, आपने रावलपिंडी इस्लामाबाद में कंटेनर इनकी हुकूमत ने लगा के उनको पता नहीं ये 2 दिन में पहुंचेंगे, 3 दिन में पहुंचेंगे। वो पूरे 2 शहरों का तो लॉकडाउन हुकूमत ने खुद कर दिया। और जेलम के करीब भी सुना है कि उधर भी कोई दरिया के करीब इन्होंने खंदके खोद दिए। अली गौर वाले साहब, ये कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये आपके दौर में भी होता रहा है, आप भी कंटेनर लगाते रहे हैं सर। हल की तरफ बताएं ना, हल क्या होना चाहिए? बात ये है, ये इनको चाहिए था, ये बड़ी मतलब है कि एक इनको चाहिए था कि इस इशू को पार्लिमान में लेकर जाते। अच्छा। और पार्लिमान में ले जाकर इस इशू के ऊपर बात करते और पार्लिमान को एतमाद में लेते, पार्लिमान से तजावीज़ लेते, ऑपोजिशन के साथ मुशावरत करते। आज आपको कोई ऑपोजिशन का बंदा धरनों में बैठकर किसी को उकसाता हुआ नजर नहीं आया। अच्छा, अली गौर साहब, बड़ी अच्छी बात आपने की है, बहुत अच्छी बात की है कि पार्लियामेंट में इस मसले को हल किया जा सकता है। तो अगर हुकूमत नहीं कर रही कुछ, तो फिर आप लोग इजलास की रिक्विजिशन क्यों नहीं दे रहे? आप इजलास रिक्विजिट कर दें सर,
हमने ऑलरेडी इजलास की रिक्वेजिशन दे रखी है, क्योंकि ये हुकूमत जो है सिर्फ मामलात को बिल्डोज करना जानती है, लेजिस्लेशन को बिल्डोज करना जानती है, अपनी मर्जी के गैर कानूनी आर्डिनेंस के जरिए हुकूमत चलाते हैं। ये पार्लिमान पर यकीन कब रखते हैं? पार्लिमान का तो इजलास बुलाते हैं सिर्फ डेज पूरे करने के लिए, एक दिन चलाते हैं, 2 दिन फिर छुट्टी कर देते हैं, तीसरे दिन हुकूमत का काम होता है कोरम पूरा करना, ये तो कोरम तक पूरा नहीं करते। मकसद ये है कि ये अवाम से ये घबराते हैं और भागते हैं, अवाम के सामने पेश होने से ये घबराते हैं, पार्लिमान के अंदर बात करने से घबराते हैं। यहाँ पर तो जब भी कोई अहम मसला हुआ है, चाहे कश्मीर का मसला हुआ है, फ़लस्तीन का मसला हुआ है, कोरोना का पेंडेमिक हुआ है, प्राइम मिनिस्टर हमेशा असम्बली से गायब नजर आए हैं और भागते हुए नजर आए हैं। तो ये तो ऑपोजिशन है कि जो बार बार इनको ये गुजारिश करती है कि आप मामलात को पार्लिमान में लेकर आया करें, ये सिक्योरिटी के हसास इश्यूज को आप पार्लिमान के अंदर बैठकर डिस्कस करें। हो सकता है कि इन मसाइल का हल, लेकिन आप देखें कि ये ना सिर्फ पार्लिमान में नहीं लेकर आते, इनकी तो आपस में काबीना में भी कोई आपको इत्तेफाक नजर नहीं आता, कोई वजीर कोई बयान दे रहा है, बल्कि उल्टा आप जो पाकिस्तान की आवाम है उनको कंफ्यूज कर रहे हैं। हुकूमत होती है अली गौहर बलोच साहब, मुख्तसरन बता दें तो फिर आप इसको कैसे हैंडल करते, फिर मुझे मईशत की तरफ भी जाना है सर, मुख्तसर बता दें, कमेंट कर दें इसको। देखिए, जब हमारी गवर्नमेंट थी, फैजाबाद के ऊपर इन्होंने धरना दिए रखा था, और उसके बाद आपने देखा था कि उसके बाद एक हाई कोर्ट की जो है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक जजमेंट भी आई थी, जस्टिस सिद्दीकी साहब का फैसला भी आया था, वो भी पाकिस्तान के तमाम आवाम के सामने। लेकिन अगर इनको एंगेज किया जाता, पहली बात तो ये है कि आप अगर मुतालबा, मेरी गुजारिश हुकूमत को कि हुकूमत क्या कर सकती है इस बहरान के हल के लिए? इस बहरान के हल के लिए सबसे पहले फौरी तौर पर पार्लिमान का मुश्तरका इजलास बुलाया जाए, अपोजिशन को इनको चाहिए था एंगेज करे और उनके साथ मुशावरत करे। ये सिक्योरिटीज के इश्यूज हैं, ये डायलॉग के जरिए ही हल होने चाहिए और इनका हल का इजलास बुलाना चाहिए। शौकत बसरा साहब, अली गौहर बलोच साहब कह रहे हैं कि पार्लियामेंट का इजलास बुलाएं, हमने रिक्वेजिशन दी हुई है और फिर इस मामले को हल करें। चलें जी, मेरी भी दुआ है, हम सब की दुआ है, और जो उलमा हजरात हैं उनको एंगेज करें, उनके साथ मुशावरत करें और वो उलमा के जरिए इनको रिक्वेस्ट भेजें कि वो बैठकर इनको एंगेज करके मसाइल का हल निकालें, वो इसमें एंगेज करें। शौकत बसरा साहब मुख्तसर कमेंट कर दें सर, मुझे फिर मईशत के ऊपर जाना है सर, मुख्तसर। तमाम उलमा इकराम उनसे डायलॉग कर रहे हैं आज भी, और 2 महीने से वो कर रहे हैं हमारी हुकूमत के साथ मिलके। दूसरी बात, आपको याद होगा कि जब भी हमने इजलास बुलाया किसी भी इशू के ऊपर, अभी लास्ट इजलास बुलाया था इलेक्शन रिफॉर्म्स पे, इन्होंने कहा कि हमने हुकूमत से बात ही नहीं करनी है, हम हुकूमत से हम बातचीत करना ही नहीं चाहते। मुझे बताइए, ऊपर से आग लगी हुई है, जलाओ गिराव हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, और ये क्या चाह रहे हैं कि वहां पे दोबारा आप इजलास बुला लें ताकि हुकूमत की कंसंट्रेशन यहाँ से खत्म हो। और मैं फिर कह रहा हूँ, मैं सियासी बात करना नहीं चाहता, अगर इनको को राय देनी है तो मैं इनसे गुजारिश करूंगा चलिए जी, आप इस इशू के ऊपर इजलास नहीं बुलाएंगे। शौकत बसरा साहब, एक और ये इजलास से अभी भी भाग रहे हैं, आपके सामने है, ये पार्लिमान पर यकीन नहीं रखते, नॉन इलेक्टेड लोग हैं और ये मतलब है कि कठपुतली हुकूमत है। ये पाकिस्तानियों की ये दुआ है कि ये बहरान जल्द हो जाए, जल्द हल हो जाए, तमाम पाकिस्तानियों की ये दुआ है। शौकत बसरा साहब, एक और बहरान है जो पाकिस्तानी मईशत का बहरान है। अभी सऊदी अरब ने जो मुआशी पैकेज दिया है पाकिस्तान को मईशत की बेहतरी के लिए, उससे भी कम से कम हम ये देख रहे हैं कि डॉलर की जो कीमत है उसमें तो थोड़ी बहुत कमी आई है, लेकिन महंगाई मुसलसल ऊपर जा रही है सर। आज भी ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट है, महंगाई में 1.23% इजाफा हुआ है इस हफ्ते में भी। तो इस बहरान के ऊपर कैसे काबू पाएंगे सर आप? कोई बात नहीं है, कोई अगर मगर नहीं है, इट्स अ रियल चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट, हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, हमारी पूरी टीम, जब भी हर मंगल को जो कैबिनेट मीटिंग होती है, प्राइम मिनिस्टर इसी इशू को टच करते हैं, इसमें डिबेट होती है और उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो महंगाई है जिससे लोग मुतासर हो रहे हैं, लोगों को रिलीफ दे। और उसकी वजह आप मैं बस करूं कि उसमें बहुत सारी रीजन हैं जिसकी वजह से ज्यादा महंगाई आई है। अब दुनिया के अंदर इस वक्त जो महंगाई का आलम है, आप देख लीजिए, पेट्रोल डीजल जो है दुनिया में शायद इतना कभी महंगा नहीं हुआ जो इस वक्त शायद 80 से 90 बैरल के दरमियान चल रहा है। लेकिन इनके बावजूद पीपल्स पार्टी के दौर में सर $147 फी बैरल हो चुका है शौकत बसरा साहब। हाँ, एक्सचेंज रेट का इशू है ना सर। कर लेने दीजिए। अब हम कोशिश क्या कर रहे हैं कि ये जो महंगाई है इसको मुख्तलिफ, एक तो हमने प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं उनको एक्टिव किया है, एक तो एक महंगाई है, ऊपर से सो कॉल्ड महंगाई ये है कि लोग जो है वो महंगाई चीजों को, हमारी हुकूमत की जिम्मेदारी है, उस पर भी हुकूमत एक्टिव हुई है।
दूसरों के खिलाफ एक्टिव हुई है, और तीसरा हुकूमत के एंड पे हम लोगों ने जो हेल्थ कार्ड है इसलिए सोच के दे रहे हैं पूरे पंजाब में फौरी तौर पर वो नाफिजुल अमल हो जाए। इसी तरह आपका एहसास कार्ड है, टारगेट सब्सिडी देने जा रहे हैं। एहसास प्रोग्राम में हमने टारगेट कर लिया तमाम उन लोगों को जो बिलो पॉवर्टी हैं, उसके ऊपर एक कार्ड इशू होगा। बसरा साहब, हेल्थ कार्ड तो आप मुतारिफ करा रहे हैं, कोई चीनी और आटे का कार्ड भी मुतारिफ करा दें ताकि आम आदमी की जिंदगी बेहतर हो। सर बात मैं कह रहा था, मेरी बात मैं कहने रहा हूँ कि हम वो कार्ड बड़ी जल्दी, शायद अगले माह में कार्ड हम इशू कर रहे हैं। उस कार्ड के ऊपर वो आटा, चीनी, घी डायरेक्ट सब्सिडाइज कर रहे हैं ताकि वो जो आटा है वो सस्ता मिले, चीनी सस्ती मिले, घी सस्ता मिले। इसी तरह किसान कार्ड है, वो भी हमने इसलिए फ्राहम किया है। और देखिए, मैं एक छोटा सा किसान हूँ, मैं फिर बार बार अपने हल्के की इस वक्त, चूंकि मैं अपने हल्के के अंदर मौजूद हूँ, यकीन माने जो किसान को रेट हमारी हुकूमत ने दिया है, खुद मानेंगे बलोच साहब, अरसा दराज बाद किसान खुशहाल हुआ है। अब प्रॉब्लम यह है कि ये जो इस वक्त हम ले रहे हैं, ऑयल ले रहे हैं, तेल, डीजल, ये तो भाई पाकिस्तान में होता नहीं है। अब क्या करें? अब वो पाकिस्तान में है। खान अब्बासी साहब एक प्रोग्राम में बैठे थे, उन्होंने कहा जी अभी तो हुकूमत टैक्स कम ले रही है, यानी वो कह रहे थे कि अगर हुकूमत टैक्स ज्यादा ले तो तेल और महंगा होगा। भाई हमारी कोशिश, इशू बड़ा जेन्युइन है, हमारी ही जिम्मेदारी है। आपकी कोशिशें हैं, लेकिन आपकी कोशिशें रंग नहीं ला रही हैं। इन दी एंड जो आवाम को चीज़ें महंगी मिल रही हैं। शौकत बसरा साहब, अली गौर बलोच साहब, आपके इल्म में है कि सऊदी हुकूमत ने एक मरतबा फिर $3 अरब डिपॉजिट कर दिए हैं पाकिस्तान के स्टेट बैंक में, और $1.2 अरब का तेल भी उधार देने का कहा है। क्या ये वाकई मुल्क की मईशत के लिए एक अच्छी खबर है? क्योंकि इसके बाद डॉलर भी 175 से हम देख रहे हैं कि 171, 172 के ऊपर आ गया। देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है डॉलर की, आप बता रहे थे ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत ये हरगिज़ नहीं है और डॉलर को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो रोज़ बरोज़ महंगा होता जा रहा है, 180 से ऊपर जाकर 84 पर। 3 दिन पहले हमारे एक दोस्त थे, उनको चाहिए था तो 184 पर भी उनको डॉलर मार्केट में अवेलेबल नहीं था। अच्छा। दूसरी मैं ये गुजारिश करूं कि ये जो मतलब है कि महंगाई के लिए कहते हैं कि ये पहला दौर है जिसमें किसान खुशहाल हुआ है। हाँ, मैं बिल्कुल बसरा साहब की बात से इत्तफाक करता हूं, चूँकि किसान को जो DAP खाद की बोरी 2400 रुपये की मियाँ नवाज शरीफ साहब के टाइम में मिलती थी, आज 7000 रुपये ब्लैक रेट में ख़रीदनी पड़ती है। जो किसान को बिजली का जो यूनिट 5 रुपये में उस टाइम में मिलता था, आज उसको 12, 13, 14 और 15 रुपये के करीब जाकर पड़ रहा है। ये भी खुशहाली। पेस्टिसाइड जो उस वक्त थे वो अब जो हैं वो उससे डबल कीमत पर हो गए हैं। और जो आपके मुल्क में चीज़ें काश्त होती हैं, गन्ना है, गंदम है, वो आप देखें कि एंड कंज्यूमर में 50 रुपए पे मिलने वाली, 45 रुपए पे मिलने वाली चीनी जो है वो आज 120 रुपए तक पहुंच चुकी है। गंदम का रेट ऑलमोस्ट मतलब है मार्केट में आटे का रेट डबल हो चुका है, घी महंगा हो अली गौर बलोच साहब, आपका व्यू आ गया कि हुकूमत से महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही है। मुझे एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर। तो ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। और बहुत अच्छी खबर आ रही है दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम से, जहां टीम पाकिस्तान ने मुसलसल फतूहात का सिलसिला जारी रखा हुआ है और अफगानिस्तान को आज के मैच में 5 विकेटों से शिकस्त दे दी है। बहुत अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए और उसकी फतूहात का सिलसिला मुसलसल जारी है। पहले इंडिया को शिकस्त दी, फिर न्यूजीलैंड को शिकस्त दी और अब अफगानिस्तान को पाकिस्तान ने शिकस्त दे दी है और सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। 148 रन का हदफ दिया गया था टीम पाकिस्तान को, जो टीम पाकिस्तान ने 19वें ओवर में हासिल कर लिया। शानदार बॉलिंग कराई गई पाकिस्तानी टीम की जानिब से और शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया गया। आसिफ अली मर्द बहरान बनकर सामने आए हैं और पिछले मैच में जिस तरह उन्होंने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, आज के मैच में भी उन्होंने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई। 4 छक्के लगाए और मैच को चुटकियों में उन्होंने पलट दिया। तो हमारे साथ मौजूद हैं साबिक चेयरमैन PCB खालिद महमूद साहब और कौमी टीम की साबिक क्रिकेटर बतूल फातिमा भी हमारे साथ मौजूद होंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। खालिद मकबूल साहब, फ्लॉलेस परफॉर्मेंस है टीम पाकिस्तान की। जिस तरह खालिद महमूद साहब बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है टीम पाकिस्तान, आप समझते हैं कि जिस तरह इंटरनेशनल क्रिकेटर खासतौर पर शेन वॉर्न और दीगर क्रिकेटर्स ये कह रहे हैं कि कोई वजह नहीं हो सकती कि पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप ना जीते, आपको लगता है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप जीत जाएगा इस परफॉर्मेंस को देखने के बाद? बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं तो हमेशा ही पाकिस्तान से अच्छी उम्मीद रखता हूं और
और जबकि वो खेल भी बड़े अच्छे रहे हों तो फिर तो उम्मीदें और भी आसमान पे पहुंच जाती हैं। जी जी। लेकिन ये देखिए कि आज का जो मैच है इसको मैं समझता हूं कि ये मैच अभी तक जो मैच हुए हैं ये मैच ऑफ द टूर्नामेंट है। बहुत जबरदस्त मैच। देखिए इंडिया के खिलाफ जो मैच था उसमें भी बड़ी हाइप थी और बड़ा जोशो खरोश था, बड़ी दिलचस्पी थी दोनों तरफ। लेकिन जिस तरह बुरी तरह हिंदुस्तान को शिकस्त हुई है वो तकरीबन यकतरफा मैच हो चुका था। नजर आ रहा था कि कुछ रह नहीं गया सारी बात। और जब यकतरफा मैच हो जाए तो फिर वो दिलचस्पी कम होना शुरू हो जाती है। ज़ाहिर है हमें तो बड़ी खुशी है। न्यूजीलैंड वाला मैच जो था वो भी बड़ा ठीक अच्छा मैच था। खासतौर पे इस पस मंजर में देखिए कि न्यूजीलैंड बड़ी एक बुज़दिलों की तरह यहाँ से फरार हुआ और अपनी सारी जो कमिटमेंट थी, सारे शेड्यूल थे, सबको ख़त्म करता हुआ गया। तो एक फितरी गुस्सा था पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान के लोगों को भी। तो बहुत अच्छा हुआ जिस अंदाज में हारे, वो भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आज का मैच जो है उसकी खुसूसियत ये है, बड़ी ख़ास बात है। एक तो पहली बात है कि आज की जो विकेट थी वो वाकई T20 की विकेट लग रही थी। मतलब ये विकेट ऐसी होनी चाहिए जिसमें गेंद बल्ले पे आए, हिट मारने का मौका हो। आपने भी देखा होगा कि शारदा वाली विकेट भी ऐसे थी जैसे कोई थकी हुई विकेट होती है। उससे पहले जो पाकिस्तान इंडिया का मैच था वो भी थकी हुई विकेट थी। खिलाड़ी को तकरीबन इंतजार करना पड़ता था कि कब गेंद आए बल्ले पे और वो उसको मार सके। और फिर ये था, तो ये विकेट जो थी इसमें जो नेचुरल स्ट्रोक प्ले है उसकी गुंजाइश थी और होना भी ऐसे ही चाहिए। क्योंकि अगर T20 में भी चौके नहीं लगेंगे, छिक्के नहीं लगेंगे और वो भी टेस्ट मैच की तरह आप सिंगलें वगैरह करते हुए आगे बढ़ाएंगे तो वो तमाशाई जो है वो बोर हो जाएंगे। तो पहली बात तो ये है कि इसकी खसूसियत। दूसरी बात ये है कि अफगानिस्तान के बारे में बड़ी अच्छी तवक्कुआत थी और उसके बारे में बहुत कुछ सुना था। मैंने पहले इनको खेलते नहीं देखा, बहुत ही सोच रहे थे कि कैसे खेलेंगे, लेकिन मेरा ख्याल था कि पाकिस्तान इतनी पूरे तमाम टीम है, दो इतने बड़े मैच जीत चुके हैं। मेरा ख्याल था ये तकरीबन यकतरफा सा मैच होगा, ज्यादा से ज्यादा कोई 100-110 स्कोर करेंगे। लेकिन अफगानिस्तान की टीम ने भी बड़ा अच्छा मुकाबला किया। खालिद महमूद साहब, बतूल फातिमा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी गुफ्तगू का हिस्सा बना लेते हैं। बतूल फातिमा, आपको कैसा लगा आज का मैच? आज की परफॉर्मेंस अफगानिस्तान की टीम की कैसी रही? आज की परफॉर्मेंस पाकिस्तानी टीम की कैसी रही? और ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान टीम ने शुरू में रिस्ट्रिक्ट कर दिया, बिल्कुल अगर पाकिस्तानी टीम अगर उनके अच्छे बैट्समैन को नहीं निकाल पाती, तो मैं अभी सुन भी रहा था इंज़मामुल हक साहब भी ये कह रहे थे कि अगर शुरू में हमें अर्ली ऑन विकेटें ना मिलती तो अफगानिस्तान एक अच्छा टारगेट सेट कर सकता था। तो क्रेडिट आप बॉलर्स को दे रही हैं, बैट्समैनों को दे रही हैं और फील्डर्स को दे रही हैं, किसको दे रही हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। बड़ा अच्छा ज़बरदस्त मैच रहा। जैसे कि हम सोच रहे थे कि अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान का एक अच्छा स्कोर हो सकता है। एक अच्छी टीम जो है अफगानिस्तान की है, हम उसे लाइट नहीं ले रहे थे। कोई भी मैच था हमने कहा था कि आज का अफगानिस्तान का इस तरह खेला जाएगा जैसे ही टफ टीमों के खिलाफ खेला जाता है। बड़ा ज़बरदस्त था। पहले अर्ली ऑन पाकिस्तान ने जो बॉलिंग की उसमें कुछ हमारे लैप्सेस थे, जैसे कि हसन अली का एक ओवर मैं कह दूंगी कि एंड में जो हमें बहुत भारी पड़ गया, 21 रन उसमें उन्होंने दिए। इमाद का दूसरा ओवर था जिसमें उन्होंने 17 रन दिए। तो ये कुछ हमारे बॉलिंग के लैप्सेस थे जिस वजह से हमने उनको इतने रन करवा दिए, जबकि उनकी हम 4 विकेट्स मेन जो हैं वो हम ले चुके थे। उसके बाद नबी और गुलबदीन की एक अच्छी पार्टनरशिप हुई। आप देखें कि उन्होंने जो है स्ट्राइक रोटेशन की, जो कि शुरू के बैट्समैन ने नहीं की थी और वो सिर्फ हिट आउट करने जा रहे थे, जिसकी वजह से वो आउट हो गए। लेकिन गुलबदीन और नबी ने एक अच्छी पार्टनरशिप की, जो कि 70-71 रन की उनकी पार्टनरशिप रही और जिसकी वजह से उन्होंने ये टोटल इतना किया। कुछ हमारे 1-2 बॉलर्स की जो गलतियां थी वो ये थी कि उन्होंने आखिर के ओवर में जहां वो हिट आउट करने जा रहे थे उनको उस एरिया में बॉल नहीं कराई, जिसकी वजह से जो है उन्होंने बआसानी जो है वो 21 रन हसन अली के ओवर में आखिर में बनाए और फ्री हिट भी मिली, नो बॉल्स, वाइड बॉल्स भी हुई, जिसकी वजह से एक अच्छा टोटल का जो टारगेट था उन्होंने वो पाकिस्तान को सेट करके दिया। लेकिन मैं यहाँ बात करूंगी पाकिस्तान बैटिंग की कि अगर देखें रिजवान की विकेट यहाँ पर जल्दी गिर गई, लेकिन फखर जमान की मैं तारीफ करूंगी कि उन्होंने आते ही साथ जो है जो उनका जारहाना खेल है उसको उन्होंने जारी रखा और किसी किस्म का प्रेशर नहीं लिया। उनके इस जारहाना खेल से फायदा ये हुआ कि बाबर आजम पे कोई प्रेशर नहीं आया और वो अपनी एक हिसाब में गेम जो है वो खेलते रहे। एंड में जाके आसिफ अली ने जिस तरह जबरदस्त किया, 4 छक्के लगाए और जिसके लिए आसिफ अली जो है वो पावर हिटिंग के लिए मशहूर है, वही काम
काम उन्होंने किया जिनसे उनकी उम्मीद की जाती थी, जो कि इस तरह वो माशाल्लाह हर मैच में करते आ रहे हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी अगर आप देखें तो आज के मैच में भी उन्होंने की, तो बड़ा ज़बरदस्त जो था एक टीम कॉम्बिनेशन था। पहले बॉलिंग में बहुत अच्छी बॉलिंग रही, उसके अलावा फिर बैटिंग में हमारी जो है वो इस तरह की हमें आज बैटिंग देखने को मिली। हालाँकि अफ़गानिस्तान की तरफ से भी बहुत अच्छी बॉलिंग रही राशिद खान की, उनकी आखिर में बैटर्स ने बहुत अच्छी की, लेकिन एक दोनों टीमों की तरफ से एक अच्छा और ज़बरदस्त मैच आज हमें देखने को मिला। ठीक है। अच्छा खालिद साहब, आप जो हम ग्रुप मैचेस में देख रहे हैं कि पाकिस्तान को मुसलसल तीसरी फतह मिली है और तीनों बड़ी अच्छी टीमें हैं, तीनों ने बड़ा अच्छा मुकाबला किया और पाकिस्तान ने ज़बरदस्त मैचेस जीते हैं, लेकिन फिर आगे हमें बढ़ना है सेमीफाइनल। चूँकि अगले 2 मैचेस तो हमारे बहुत आसान है, नामीबिया से, स्कॉटलैंड से है, लेकिन अब जब सेमीफाइनल में हम आएंगे तो फिर या तो हमें इंग्लैंड का सामना करना पड़ेगा या फिर ऑस्ट्रेलिया का सामना करना पड़ेगा। तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इतनी अप टू मार्क है कि हम उनको भी शिकस्त दे सकें और फिर फाइनल में पहुँच सकें? देखिए, मेरा ख्याल है हमें अफगानिस्तान वाले मैच को जो है ना उसका तज्जिया भी करना चाहिए और हमारे जो एक्सपर्ट साथ गए हैं और जो एनालिस्ट वगैरह हैं उनको पूरी तवज्जो से ये मैच देखना चाहिए, एक एक गेंद को देखना चाहिए। मैं समझता हूं कि हमारे बॉलर बड़े अच्छे बॉलर हैं, लेकिन बहरहाल उनमें कमजोरियां हैं, लैप्सेस हैं। एक तो नो बॉल वाइड बॉल की बात हो रही है, वो नहीं होने चाहिए, वो खत्म होना चाहिए सिलसिला। फिर जैसे जहां पे मौके के मुताबिक गेंद फेंकने की जरूरत है वो गेंद उधर जाना चाहिए। अगर आप लेग साइड पे थोड़ा भी स्ट्रे करेंगे तो आसानी से चौका लग जाएगा। और फिर आपको लेंथ का बड़ा ख्याल रखना है कि किस किस्म की, बिल्कुल मुंह के आगे देंगे तो बल्ला घुमा देंगे, थोड़ा सा शॉट रख के कुछ उसमें बाउंस हो तो वो एक अच्छा गेंद हो सकता है। बहरहाल ये चीजें देखनी, मेरे ख्याल में हमारी बॉलिंग में थोड़ी बहुत जो कोताहियां हैं वो हमारे बॉलिंग कोच को उसको की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अब हमें ये ध्यान रखना है, जैसे आप कह रहे थे इंग्लैंड होगा या ऑस्ट्रेलिया होगा, अब हमें सारी मंसूबाबंदी और सारी हमें मंसूबाबंदी से क्रिकेट खेलनी होगी। अगले मैचेस हमने बहुत मंसूबाबंदी से खेलने होंगे। खालिद महमूद साहब, बिल्कुल प्रोग्राम खत्म हो रहा है। बतूल फातिमा, आप भी ये बता दें कि अभी तो थोड़ा सा लो स्कोरिंग ही रहा है, 150 रन इतना बड़ा स्कोर नहीं है T20 के हिसाब से। अगर यही स्कोर 190 या 200 के करीब पहुंच जाता है तो पाकिस्तानी टीम इतनी कैपेबल है जिस तरह से वो क्रिकेट खेल रही है कि अगर इंग्लैंड के खिलाफ हम जाते हैं या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जाते हैं तो वो 200 रन का अगर हमें टारगेट मिलता है तो वो चेस कर पाए, या अगर हम पहले बैटिंग करते हैं तो कितना टारगेट दिया जाना चाहिए उनको? बिल्कुल, हमारी पाकिस्तान टीम में जो है इतनी कैपेबिलिटी है कि वो कर सकती है। अगर आप देखें तो टॉप ऑर्डर से लेके मिडिल ऑर्डर और फिर लोअर ऑर्डर में भी आपके पास एंड में आसिफ अली आ जाते हैं, उसके बाद शादाब आपके पास अच्छे हिटर हैं, हसन अली आपको हिटिंग करके दे सकते हैं। तो हमारी टीम एक मुकम्मल कंप्लीट जो पैकेज होता है वर्ल्ड कप के लिए, जो अच्छी टीम होती है वो हमारे पास है बॉलिंग और बैटिंग के लिहाज से। तो ये किसी भी टीम को इस वक्त सलाहियत रखती है। पहली दफ़ा ऐसा है कि मुझे ये फीलिंग्स हैं कि ये पाकिस्तान की वो टीम है जो इस वक्त वर्ल्ड कप जीतने की बिल्कुल भरपूर सलाहियत रखती है। ये डिपेंड करता है उस दिन के हिसाब से कि उस दिन जितने भी प्लेयर्स हैं वो किस पोटेंशियल के साथ खेलते हैं और उस मैच का कितना प्रेशर अपने ऊपर लेते हैं। जाहिर सी बात है जो टीम अपना प्रेशर को सही तरह से हैंडल करके और उस दिन मैच खेलेगी तो वो जो है वर्ल्ड कप में कामयाबी हासिल करेगी। लेकिन बहरहाल हमें जो इस वक्त लग रहा है वो पाकिस्तान की टीम जिस तरह खेलती हुई आ रही है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, 3 मैचेस खेले और आगे भी इसी तरह खेलेगी, क्योंकि एक अच्छी टीम जो है वो नजर आ रही है अब तक की वर्ल्ड कप में। और सबसे अच्छी बात यह है कि तमाम लड़के जेलिन होकर खेल रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी टीम अब सेमीफाइनल खेले और सेमीफाइनल में कामयाब होकर फाइनल खेले और फाइनल में जीत कर पाकिस्तान की ट्रॉफी वतन लेकर आए। पूरी पाकिस्तानी कौम को बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।